नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत चौहान। मैं फैकल्टी हूँ इन डीम्ड यूनिवर्सिटी इन एनसीआर। ये वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ अपने कोविड एक्सपीरियंस को लेके। तो तमाम तर सावधानी और एहतियात बरतने के बाद भी कोरोना के सेकंड वेव में खुद को कोरोना से नहीं बचा सके। कहाँ से हुआ अब तक नहीं पता चला, बट जो भी पिछले 15-20 दिन में मैंने कोरोना को लेके एक्सपीरियंस किया है, सेल्फ एक्सपीरियंस है, उसको लेके जो मैंने नाम दिया है प्रॉपर मेडिसिन प्लस प्राणायाम ड्यूरिंग माय एनकाउंटर विद कोविड-19। मैं इसे एनकाउंटर विद कोविड-19 का नाम दे रहा हूँ। द रीज़न इज़ कि किसी भी एनकाउंटर में दो पक्ष होते हैं, दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं और अपना डिफेंस कर रहे होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी एक पक्ष में हूँ, एक कोरोना है, मुझे अपना डिफेंस भी करना है और कोरोना पे अटैक भी करना है, कोरोना के अटैक से बचना भी है। तो माई एनकाउंटर विद कोविड-19। अब किसी भी कोविड एनकाउंटर को जीतने के लिए या दूसरे पक्ष को हराने के लिए कुछ पैरामीटर का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने कुछ पैरामीटर डिफाइन किए हैं जो किसी को भी कोरोना से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो फुलफिल हो रहे हैं, ओनली देन आप कोरोना को एनकाउंटर में हरा सकते हो। सो वो पैरामीटर हैं। फर्स्ट वन इज टेस्टिंग टूल्स और इक्विपमेंट्स और रिपोर्ट्स। किसी भी एनकाउंटर को के लिए आपको ग्राउंड रिपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द एनकाउंटर आपको रिपोर्ट चाहिए सराउंडिंग्स की। सो उसके लिए कुछ टूल्स चाहिए। सो टेस्टिंग टूल, इक्विपमेंट्स एंड रिपोर्ट्स फर्स्ट पैरामीटर है। सेकेंड वन इज टाइम फ्रेम और टाइम स्केल कि आपको कब शुरू करना है, कितने टाइम तक क्या आपको स्ट्रेटजी अपनानी है, अगर आपकी एक स्ट्रेटजी एक टाइम स्केल तक काम नहीं कर रही है तो आपको दूसरी स्ट्रेटजी किस तरह अपनानी है, कितने टाइम के लिए। सो टाइम स्केल इन कोरोना एनकाउंटर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। थर्ड वन इज डिफेंस सिस्टम के अगर कोरोना अटैक कर रहा है तो आपका इंटरनल डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उसके अटैक को सह सको। अगर आपका डिफेंस सिस्टम किसी टाइम पे वीक हो रहा है दैन कोरोना आप पे हावी हो जाएगा। सो डिफेंस सिस्टम इज इक्वली इम्पोर्टेंट। फोर्थ वन अटैकिंग सिस्टम। इन अटैकिंग सिस्टम विद एनकाउंटर विद कोरोना ऑब्वियसली आपका मेडिसिन ही है। बट अगर किसी सिचुएशन में आपकी डिफेंस और अटैकिंग सिस्टम काम नहीं कर रही है, इट मीन्स आप अगर कोरोना वाला पक्ष जीत रहा है इस एनकाउंटर में, तब क्या आपके पास कोई रामबाण है जिसको आप यूज कर सको और कोरोना को हरा सको। सो द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर इज रामबाण अटैक। सो अगर आपके ये पैरामीटर सही काम कर रहे हैं, ये पॉइंट बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, तब आप कोरोना को हरा सकते हो, अदरवाइज कोरोना आप पे हावी हो जाएगा। सो फर्स्ट पैरामीटर टेस्टिंग टूल, इक्विपमेंट एंड रिपोर्ट्स। तो टेस्टिंग टूल दो तरह के हो सकते हैं और इक्विपमेंट और रिपोर्ट जो जनरेट करें रिपोर्ट टाइम टू टाइम, और जब डॉक्टर आपसे कुछ रिपोर्ट चाह रहा है तब। सो टाइम टू टाइम जो रिपोर्ट जनरेट करनी है, डाटा जनरेट करना है, रियल टाइम डाटा जनरेट करना है आपको। अगर आपको कोविड हो गया है या आपके किसी नोन पर्सन को फैमिली में कोविड हो गया है, सो जो टेस्टिंग टूल बहुत काम में है, काम यूजफुल हैं, वो है फर्स्ट है थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर। आपको डॉक्टर कह सकता है कि दिन में 3 या 4 बार मेजर कीजिए, या हर 2 घंटे बाद या हर 4 घंटे बाद टेम्परेचर मेजर कीजिए और एक चार्ट बनाइए कि कब राइज कर रहा है, कब फॉल कर रहा है। बिसाइड दिस थर्मामीटर द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट और टूल इज ऑक्सीमीटर। अगेन डॉक्टर कहेगा या आपको भी ज़रूरत पड़ेगी कि हर कुछ घंटे बाद या दिन में 3 या 4 बार आपको टेस्ट करना है कि आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं जा रहा है। सो उस केस में ये ऑक्सीमीटर बहुत हेल्पफुल है। बिसाइड दीज टू important पैरामीटर और important tools, testing tool, in some cases people may need sugar checking machine and BP checking machine. ये दोनों यूजुअली हर किसी को ज़रूरत नहीं पड़नी, बट इन स्पेशल केसेस, इन सम केसेस आपको दिन में एक बार हो सकता है शुगर चेक करने की ज़रूरत पड़े, हो सकता है बीपी की भी आपको ज़रूरत पड़े। तो ये किसी भी कोविड पेशेंट के पास में घर में ये टूल होने ही चाहिए, so that you can generate real time feedback or data, day to day data
जो सपोर्ट करे रिपोर्ट्स को, जिसके बेस पे डॉक्टर डिसाइड कर सके कि हाँ क्या मेडिसिन करनी है और कब तक कौन सी मेडिसिन करनी है। सो अगर ये टेस्टिंग टूल हैं जो रियल टाइम आपको डाटा जनरेट करके दे रहे हैं रिपोर्ट के लिए, इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स भी हैं। कोरोना के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है वो है आपकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट, की कोविड रिपोर्ट वो पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस RT-PCR रिपोर्ट है, ज़्यादातर पीपल इसी पे रिलाई कर रहे हैं। सम टाइम वो फॉल्स रिपोर्ट दे रही है बट मोस्टली इसी पे स्टिल इस पे रिलाई कर रहे हैं। सो RT-PCR एंड बिसाइड दिस RT-PCR डॉक्टर में नीड ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, एंड इन ब्लड टेस्ट रिपोर्ट इन जनरल कोरोना के केस में जो ब्लड टेस्ट नॉर्मल ब्लड टेस्ट डॉक्टर बोल रहा है वो है आपका CBC, CRP, D-dimer। एंड इन सम केसेस जहाँ पे सिचुएशन बिगड़ रही है बिसाइड दीज ब्लड टेस्ट वो आपको CT स्कैन के लिए बोल सकता है। सो दीज आर द रिपोर्ट्स एंड दीज आर द टेस्टिंग टूल्स जो हर घर में होने ही चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज टाइम स्केल। हम में से जिसको भी कोरोना हो रहा है हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम कब इन्फेक्ट हुए। हम अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से मिले तो हम ये ट्रेस नहीं कर पा रहे कि हम उस इन्फेक्टेड पर्सन से उस दिन मिले तो हम उस दिन को काउंट याद करें या याद रहे हमें। बट हम अगर ये याद नहीं रह रहा है कि किस दिन हमें किसी से इन्फेक्शन मिला, बट हमें एक दूसरा दिन याद रह सकता है कि हमें किस दिन पहला सिम्टम मिला। सो टाइम स्केल इज इम्पोर्टेंट टू डिसाइड द फर्स्ट डे ऑफ कोरोना, एंड फर्स्ट डे ऑफ कोरोना इज जिस दिन भी आपको पहला सिम्टम मिल रहा है। पहला सिम्टम माइल्ड हो सकता है, सिंगल सिम्टम हो सकता है, मोर देन वन सिम्टम हो सकते हैं। मोर देन वन सिम्टम ये जस्ट लाइक अ माइल्ड फीवर हो सकता है, किसी को कफ हो सकता है, किसी को गले में खराश हो सकती है, किसी को खांसी आ सकती है, किसी का और कोई बॉडी एक हो सकता है, या इनमें से एक हो सकता है, इनमें से मोर देन वन हो सकते हैं। मेरे केस में जो फर्स्ट सिम्टम था वो हुआ 7 मई आफ्टरनून और इन इवनिंग, माइल्ड फीवर 99 डिग्री सेल्सियस। 99 डिग्री सेल्सियस था, माइल्ड फीवर था। डॉक्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, उस दिन का अपॉइंटमेंट नहीं मिला। नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट मिला 8 मई का। सो फर्स्ट उस रात मैं डोलो लेके सोया, फीवर उतर गया बट मॉर्निंग में फिर से फीवर आया। सो सेकेंड डे फर्स्ट थिंग जो मैंने किया वो RT-PCR का टेस्ट कराया और डॉक्टर से कांटेक्ट किया। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन था डॉक्टर से, उसने सिम्टम पूछे, देखा कि हाँ मैं ऑलरेडी टेस्ट के लिए सैंपल दे चुका हूँ, तो उसने टेस्ट का वेट नहीं किया। सिम्टम को कोविड सिम्टम कंसीडर करके उसने मुझे दवाई प्रेस्क्राइब की। स्टैंडर्ड दवाई थी जो जनरली वन थॉट है डॉक्टर्स का कि ये होनी ही चाहिए। वो दवाई थी आपकी पैरासीटामोल, विटामिन C, आइवरमेक्टिन, मल्टीविटामिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड वन अनदर कैप्सूल लाश्योर 20 mg। 3 दिन के लिए था। आइवरमेक्टिन 3 दिन का कोर्स है ऑब्वियसली, एजिथ्रोमाइसिन 3 दिन से ज़्यादा दे सकते हैं। सो ये वाला इनिशियल कोर्स उसने दिया और बोला कि अगर जब भी रिपोर्ट आती है फिर से कांटेक्ट करना डॉक्टर से। सो डे 2 डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन RT-PCR मैं दे चुका हूँ, मेरा माइल्ड फीवर है, ऑक्सीजन लेवल 98, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। डे 3-4 माइल्ड फीवर कंटिन्यू, ऑक्सीजन लेवल 98, नथिंग सीरियस। डे 5 को जो उसने ब्लड टेस्ट बोले थे वो मैंने दे दिए। RT-PCR की रिपोर्ट आ गई। RT-PCR मेरा पॉजिटिव था। CRP <3 आया शाम को, ऑक्सीजन लेवल 99, टेम्परेचर 99 और ऑक्सीजन लेवल 97। सो ये डे 5 की रिपोर्ट थी। अब RT-PCR पॉजिटिव आ गया है, डॉक्टर से फिर कंसल्ट किया, CRP <3 है, सो नो नीड टू वरी। टेम्परेचर माइल्ड था, ऑक्सीजन लेवल 97, सो कोई भी चिंता की बात नहीं थी डे 5 तक। सो डॉक्टर ने मुझे जो अब दवाई दी, आइवरमेक्टिन बंद करके थोड़ा सा चेंज किया, उसमें ऑगमेंटिन 625, बाकी सब वही दिया, डोलो, लिम्सी, जिंकोविट एंड 1 एलर्जेटिक टैबलेट मॉन्टेयर LC, और कहा कि आपकी ब्लड रिपोर्ट बहुत सही है, नो नीड टू चेंज अनदर सम अदर मेडिसिन, keep this medicine for 5 days and you will be fine. So
डे 5 एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल, बट डे 6 मेरा टेम्परेचर शूट हुआ फ्रॉम 99 टू 101 डिग्री सेल्सियस और कफ स्टार्ट हुआ, हाई फीवर, माइल्ड, फ्रॉम माइल्ड टू हाई फीवर, कफ स्टार्ट, ऑक्सीजन लेवल 93 94। डॉक्टर से कांटेक्ट किया, उसने बोला डे 5 की ब्लड रिपोर्ट बहुत सही है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, कुछ लोगों को 5 से 10 दिन फीवर रहता है, यही दवाई खाओ। सो डे 6 to day 7 9 same thing repeat, but oxygen level keep 93 94 and temperature 101. But day 10 temperature again shoots up, it went to up to 102 degree celsius, then 9 oxygen level 92। उस समय मैंने डिसाइड किया अपने फ्रेंड के रिलेटिव से जो डॉक्टर हैं यूएस में और एक आर्मी में, उनसे कांटेक्ट करके कि उन्होंने कहा कि अगर डे 10 आपका फीवर कम नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल 92 है, दवाई काम नहीं कर रही है, इट मीन्स कोरोना रॉन्ग ट्रैक पे है, आप रॉन्ग ट्रैक पे हो। और अगर ये रॉन्ग ट्रैक ज़्यादा दिन खिंच गया देन यू विल बी इन डेंजर। सो सीटी स्कैन कराओ, और अगर सीटी स्कैन में कुछ आता है देन यू हैव टू चेंज योर मेडिसिन। सो डे 10 सीटी स्कैन कैलाश हॉस्पिटल में कराया, डॉक्टर मिला, रिपोर्ट तो नेक्स्ट डे मिलनी थी, बट डॉक्टर ने फिल्म देख के बोला कि यू हैव अ मॉडरेट अटैक ऑन योर लंग्स, सो आस्क योर डॉक्टर टू स्टार्ट स्टेरॉइड्स। वेल ये सिचुएशन थी, रिपोर्ट नेक्स्ट डे आनी थी, ब्लड रिपोर्ट भी नेक्स्ट डे ही आना था, डॉक्टर भी नेक्स्ट डे ही मिलना था। सो ये सिचुएशन डे 5 टू डे 10 जब मेरा ये फीवर 101 102 जा रहा था, ऑक्सीजन लेवल 92 जा रहा था, और ये वो सिचुएशन थी जब डेली न्यूज़ मिल रही थी कि मेरा आईआईटी रुड़की का क्लासमेट एक्सपायर हो गया ड्यू टू कोरोना, आईआईटी दिल्ली का मेरे बैचमेट एक्सपायर हो गई जो मेरे फ्रेंड की वाइफ थी, मेरा कुलीग जो खुद कोरोना से रिकवर हो गया था बट पोस्ट कोरोना में हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गया। सो चारों तरफ से न्यूज़ आ रही थी कि कोई ना कोई नोन पर्सन या फ्रेंड कोरोना से सीरियसली इफेक्टेड है या एक्सपायर हो रहा है। और ये वही सिचुएशन थी जब हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं थे, घर पे आपको ऑक्सीजन मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। सो जब ये सिचुएशन हो और आपका ऑक्सीजन लेवल 92 तो चला जाए तो आपको पैनिक सिचुएशन आपका प्रेस हो ही जाता है। सो बट ड्यूरिंग दिस सिचुएशन जब ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा था और मेरा जो अटैकिंग सिस्टम था यूजिंग दीज मेडिसिन वो काम नहीं कर रहा था, तब मेरा डिफेंस सिस्टम एक्टिव था, एंड दैट डिफेंस सिस्टम वाज प्राणायाम। जो मेरा डिफेंस सिस्टम था मेरी बॉडी के लिए, मेरे लिए जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ वो है प्राणायाम। प्राणायाम माय डिफेंस सिस्टम। अब प्राणायाम मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, सिंस माय आईआईटी डेज। मेरे हार्ट में कुछ मिट्रल वॉल्व में कुछ प्रॉब्लम है, श्रिंक है, तो आई नो कि मेरा हार्ट के साथ एक नेगेटिव पॉइंट है, बट मैं सालों साल से प्राणायाम कर रहा हूँ। सो मुझे ये भी पता था कि मेरा लंग्स के साथ बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब लंग के साथ अगर मेरे पॉजिटिव पॉइंट है ड्यू टू दिस प्राणायाम, तो मेरा जो बिफोर कोरोना ब्रीथ कंट्रोल टाइम था वो मोर देन 100 सेकेंड था, 110 115 सेकेंड में ईजिली ब्रेथ को होल्ड कर सकता था। सो आई न्यू कि मेरे लंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। बट ड्यूरिंग दिस कोविड इनिशियली जब मैं प्राणायाम करता था तो मेरा ईजिली मोर देन 1 मिनट में अप टू 6-7 डेज तक मैं होल्ड कर पाता था, बट डेज 8 9 10 11 डेज में जो मोर देन 1 मिनट ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी थी वो रिड्यूज होकर 45 सेकेंड हो गई थी या 40 सेकेंड हो गई थी। बट इवन देन माई डिफेंस सिस्टम ड्यू टू दिस प्राणायाम वॉज वर्किंग। अब तो क्वेश्चन ये है कि किसी को भी, चाहे वो हेल्दी है या उसे कोरोना हो गया है या कोरोना से रिकवर कर गया है, उसे प्राणायाम क्यों करना चाहिए? सो द आंसर फ्रॉम माई साइड इज कि जब आप पैनिक सिचुएशन में हो, वो भी तब जब आपको ऑक्सीजन लेवल, आपको ये चिंता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है और आपको पता है कि हरकुलस टास्क है टू गेट ऑक्सीजन एट होम और टू गेट बेड इन हॉस्पिटल, तब आपका प्राणायाम आपको दिल को, दिमाग को, बॉडी को शांत करने में बहुत हेल्प करता है।
दूसरा ये स्ट्रेस और पैनिक को रिड्यूस करता है। ये दो जो रीजन है सेल्फ सफिशिएंट है कि हर किसी को प्राणायाम करना ही चाहिए। बट अगर कोई इससे भी नहीं मान रहा है तो थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट ऑफ प्राणायाम इज इफेक्ट ऑफ प्राणायाम ऑन ऑक्सीजन लेवल। अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल 92 से और 90 की तरफ जा रहा है, 94 से 90 की तरफ जा रहा है, अगर वो उस टाइम 15-20 मिनट भी डीप ब्रीथ की एक्सरसाइज कर ले, प्राणायाम कर ले, तो आई श्योर कि वो उस टाइम बीइंग के लिए वो जो डिक्रीजिंग ट्रेंड है ऑक्सीजन लेवल का, ना सिर्फ वो उसको रोकता है बल्कि वो उसके 2 या 3 लेवल और ऊपर कर देता है फॉर दैट टाइमिंग। तो आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है टू अरेंज ऑल दीज थिंग्स। सो इफेक्ट ऑफ ऑन ऑक्सीजन लेवल ऑफ प्राणायाम। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको प्राणायाम, अगर आपको कोविड हो गया, आप कोविड पेशेंट हैं, तो कौन सा प्राणायाम आपको करना है और कौन सा नहीं करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली कौन सा नहीं करना है। सो माय सजेशन इज कि जो करने हैं, नंबर 1 भ्रस्तिका प्राणायाम, नंबर 2 अनुलोम विलोम, नंबर 3 भ्रामरी, नंबर 4 उद्गीत, नंबर 5 शीतला। सो ये 5 प्राणायाम तो आपको करने ही चाहिए। ये 5 प्राणायाम डिफरेंट टाइप की डीप ब्रीदिंग है, कोई हार्ड पार्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। डीप ब्रीथ ऑफ डिफरेंट 5 टाइप्स। जो नहीं करना है वो है कपालभाति। अगर आप कोविड पेशेंट हैं, आपको कपालभाति अवॉइड करना चाहिए। रीजन अभी बताता हूँ क्यों करना चाहिए। प्राणायाम करने का जो मेन पर्पज है कि आपका ऑक्सीजन लेवल जो कम हो रहा है उस पर ब्रेक लगे और बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाए और आपका ऑक्सीजन लेवल हो सके तो इम्प्रूव हो जाए बाय 2 to 3 पॉइंट। सो भ्रस्तिका क्या कर रहा है? भ्रस्तिका में यू सिट इन अ इजी पोजीशन, जो भी आपकी कंफर्टेबल पोजीशन है, और आप जस्ट डीप ब्रीथ ले रहे हो। आप एयर को लंग्स के डायफ्राम में और पेट में जितनी फुल मैक्सिमम कर सकते हो, एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं जाने, बट जितनी इजीली आप फिल कर सकते हो, दिस इज भ्रस्तिका। सो इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल जो अमाउंट ऑफ एयर जो आप ब्रीद इन कर रहे हो, इसमें आप उससे कई गुना ज़्यादा ब्रीद इन कर रहे हो। कई गुना ज़्यादा ब्रीद इन कर रहे हो, आपके लंग की एक्सपेंड हो रहे हैं और अब आपके पास ज़्यादा एयर है जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन है, जो यूजफुल है टू रिड्यूस टू ब्रेक द डिक्लाइन ट्रेंड ऑफ योर ऑक्सीजन लेवल। भ्रस्तिका 1 सिंपल 5 मिनट डीप ब्रीदिंग इन एनी कंफर्टेबल पोजीशन, जो भी आपकी कंफर्टेबल पोजीशन है उसमें आप डीप ब्रीथ, सिंपल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। सेकेंड इज अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम वेरी सिंपल टेक्निक, ज़्यादातर को पता है। एक साइड से एक तरफ की नाक बंद करके उसी से छोड़ना है। अगेन क्या कर रहे हो आप? मोर अमाउंट ऑफ द एयर आप शक कर रहे हो और इनहेल कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ द वन नेसल, और दूसरे से उसको छोड़ रहे हो। लंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा एयर जा रही है, ऑक्सीजन लेवल जो नीचे जा रहा था वो उसको फिर से ब्रेक कर रहा है और मेंटेन कर रहा है या उसको इंक्रीज कर रहा है। सो अनुलोम विलोम। भ्रस्तिका 5 to 10 मिनट, अनुलोम 10 to 15 मिनट, भ्रामरी। ना ये जो भ्रस्तिका और अनुलोम विलोम जो है, इसमें आप डीप ब्रीथ कर रहे हो, सिंपली डीप ब्रीथ, नथिंग एल्स। भ्रामरी और उद्गीत। ना भ्रामरी और उद्गीत में भी आप डीप ब्रीथ तो करोगे, बट जो आप ब्रीथ आउट कर रहे हो भ्रामरी में, देन यू आर क्रिएटिंग दिस भ्रामरी साउंड। जो वाइब्रेशन जा रहे हैं वो आपके पूरे इस अपर पार्ट के इस डायफ्राम में, यू विल फील द वाइब्रेशन। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ द एयर
excess amount of the oxygen in your lungs along with these vibrations. So you will feel कि हाँ आप में एक पॉजिटिव एनर्जी जा रही है लंग्स में ऑक्सीजन के साथ में. You will feel these vibration throughout your upper body. This is भ्रामरी प्राणायाम. Similarly, उद्गीत प्राणायाम. उद्गीत प्राणायाम में भी आप डीप ब्रीथ तो कर ही रहे हो, एक्सेस अमाउंट ऑफ द एयर ले रहे हो. Now with this by making this sound of Om with open mouth, you will feel कि अब आपके जो वाइब्रेशन जा रहे हैं वो यहाँ पे जा रहे हैं इस पूरे डायफ्राम. So excess amount of the air with these vibration do magical work on your lungs. ऑक्सीजन लेवल जो आपका 92 जा रहा था वो तुरंत आपका 94, 95 तक आराम से 96 तक चला जाएगा जब आप ये वाले प्राणायाम कर रहे हो. सो भ्रस्तिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत. फिफ्थ वन इज शीतला. शीतला प्राणायाम जस्ट लाइक अ नेम शीतला, कि आपको शीत एयर अपने अंदर लेनी है. शीत एयर मीन्स ठंडी एयर. जो नॉर्मल एयर आप ब्रीथ इन कर रहे हो उससे कम टेम्परेचर. वो कैसे करोगे? सिंपल फिजिक्स है. 2 या 3 तरह से कर सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ योर टंग, you just roll your tongue in the shape of the O with this lower lip and make capillary. जब आप टंग को रोल करके अपने होठ के साथ में कैपिलरी के साथ में आप एयर सक कर रहे हो और एयर इनहेल कर रहे हो, तो जो आपके मुंह में, आपके माउथ में जो एयर जा रही है वो उसको आपको उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम लगेगा. टेम्परेचर कम, एयर का कम टेम्परेचर की एयर जा रही है. वन मेथड. अनदर मेथड, you can touch your tongue at the upper part of this your teeth. This one. टंग को ऊपर की तरफ टच करके साइड से जब हवा लोगे, एयर इनहेल करोगे, तब भी आपको फील होगा कि दोनों साइड से ठंडी हवा जा रही है, शीतल हवा जा रही है. एंड देन एक्सहेल. थर्ड वन इज टंग को रोल करके एनी 3 मेथड. किसी भी मेथड में आपको यही लगेगा कि आपके जो अंदर, मुंह के अंदर जो हवा जा रही है उसका टेम्परेचर सराउंडिंग की एयर के टेम्परेचर से कम है. सिंपल फिजिक्स है. अब ये जो कम टेम्परेचर की हवा जा रही है ये आपके 2 या 3 बेनिफिट कर रही है. एक शीतला, जस्ट लाइक नाम है शीतला, ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर लिटिल बिट कम कर रही है. सो अगर आपको हाई फीवर है उस टाइम 101 या 102 डिग्री है, तो अगर आप ये वाला शीतला प्राणायाम 5 मिनट भी करोगे, 5 या 10 मिनट भी, देन यू विल फील. उसके बाद टेम्परेचर मेजर करोगे कि आपका टेम्परेचर में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है. वन. दूसरा, अगर किसी को हाई बीपी है एंड बीपी की प्रॉब्लम है, देन दिस शीतला प्राणायाम रिड्यूस योर बीपी इन इंस्टेंटली, कि आपको तुरंत आपका बीपी में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, कंट्रोल कर रहा है. सो ड्यूरिंग COVID, you can do these 5 प्राणायाम. सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, कोई हार्ड हिटिंग पार्ट इन्वॉल्व नहीं है. तो ये आपको करने ही करने हैं अगर कोविड हो गया है तो, और आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर 90 से नीचे चला गया, 80 चला गया तब ये हेल्प करेगा. मेरा मेन पॉइंट ये है कि आप 90 से इसको नीचे जाने ही ना दें. अगर आप इसको 95, 94 पे कर रहे हैं ये वाले प्राणायाम, सो आई डेफिनेटली आपके पास सफिशिएंट टाइम है. एकदम पैनिक बटन के प्रेस नहीं होगा और आपको बाकी अरेंजमेंट करने के लिए टाइम मिल भी जाएगा, और हो सकता है ज़रूरत ही ना पड़े. एंड जो पहले कहा था कि कौन सा प्राणायाम अवॉइड करना है कपालभाति प्राणायाम. कपालभाति प्राणायाम के अपने बेनिफिट्स हैं, बट इन ड्यूरिंग कोविड
आपको ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करना है। कपालभाति में आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल इजी पोजीशन में बैठ के आप फोर्सफुली एयर को अपने लंग्स से एक्सेल कर रहे हो। सो इतनी ऑक्सीजन आप और एयर इनहेल नहीं कर रहे हो जितनी फोर्सफुली एक्सेल कर रहे हो। सो इट विल रिड्यूस योर ऑक्सीजन लेवल। सो ये हेल्प नहीं करेगा कोविड में, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। एक बार मैंने करके देखा कि हाँ इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। सो सेल्फ एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, कपालभाति अवॉइड करना चाहिए अगर आपको कोविड है और आपका ऑक्सीजन लेवल चिंता का विषय है तो। सो इन माई केस और इन माई अंडरस्टैंडिंग कि क्यों करना चाहिए प्राणायाम, कि ना सिर्फ ये डिक्लाइन ट्रेंड को, ऑक्सीजन के डिक्लाइन ट्रेंड को ब्रेक करता है, बट एवरी टाइम इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द ऑक्सीजन लेवल। सो मेरे केस में अगर मैं 92 की तरफ जा भी रहा होता था, मैं जब मैं प्राणायाम करता था वो 96 की तरफ मूव कर जाता था विद इन फ्यू मिनट्स। सो ये दो बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। तीसरा बेनिफिट तो ऑब्वियसली आपकी ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है प्राणायाम। आजकल डॉक्टर्स बोल ही रहे हैं कि ड्यूरिंग बिफोर कोरोना और इवन आफ्टर कोरोना, ड्यूरिंग कोरोना इम्प्रूव योर ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी। उसके लिए वो डिफरेंट टाइप के एक्सरसाइज भी बता रहे हैं, बट ऑल दोज एक्सरसाइज आर समहाउ रिलेटेड टू दिस प्राणायाम ब्रीथिंग टेक्निक्स। क्या इनके एडिशन में या इनका कोई अल्टरनेट टेक्निक्स भी है प्राणायाम की, और इनका कोई अल्टरनेटिव है या इनका एडिशन है? सो इन माय व्यू जो डॉक्टर्स आजकल हर डॉक्टर सजेस्ट कर ही रहा है अपने कोविड पेशेंट को, कुछ टेक्निक्स सजेस्ट कर रहा है। सो इन माय व्यू वो जितनी भी ब्रीथिंग टेक्निक्स हैं वो इसके साथ की जा सकती हैं और उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा, एडिशनल बेनिफिट होगा। सो अल्टरनेटिव एंड और एडिशनल टू द प्राणायाम। वन इज प्रॉन टेक्निक, जो आजकल टीवी पे बहुत डिस्कस हुआ है। हर डॉक्टर अपने पेशेंट को बता रहा है कि आपको नॉर्मल नहीं लेटना है, आपको प्रॉन पोजीशन में लेटना है। सो प्रॉन पोजीशन डिफरेंट प्रॉन पोजीशन में लेट सकते हो कि आप पिलो जो है एक सर के पास रखिए, एक या दो पिलो आप ऐसे हिप साइड में रखिए और लंग्स के पास में रखिए, सो दैट ये आपका पोर्शन जो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के टाइम आपका वैली जो है फ्री होना चाहिए, सो दैट आपका ये वाला पार्ट लंग्स का फुल्ली एक्सपोज है टू एक्सपैंड ड्यूरिंग द ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट। वो आपका ऑक्सीजन लेवल को गिरने से रोक रहा है। ये डॉक्टर आज की डेट में हर डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है। बिसाइड्स दिस few other techniques to improve the lung capacity or to increase the breath holding capacity. One is increase your breath holding capacity, कि आप with the help of the breathing techniques अपनी ब्रीथ होल्डिंग कैपेसिटी एटलीस्ट 30 सेकेंड तक तो ले ही आइए अगर आपकी कम हो गई है तो ब्रीथिंग टेक्निक से। सेकेंड, 6 मिनट वॉक टेस्ट, कि अगर आप घर पे हो, कोविड आपको हो गया है, सो दिन में 1 या 2 बार डॉक्टर ज़रूर सजेस्ट कर रहा है कि आपको 6 मिनट वॉक टेस्ट करना चाहिए। 6 मिनट वॉक टेस्ट में आप वॉक से पहले रूम में अपनी ऑक्सीजन चेक करो और 6 मिनट वॉक के बाद, नॉर्मल वॉक के बाद में चेक करो कि क्या ऑक्सीजन लेवल गिरा तो नहीं है और सिग्निफिकेंट डिक्लाइन तो नहीं हुआ है। अगर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन नहीं हुआ इट मीन्स आपका लंग सही से काम कर रहे हैं। सो 6 मिनट वॉक टेस्ट। थर्ड वन इज बैलून, जो गुब्बारे में हवा भर रहे हैं आप, वो भी एक ब्रीथिंग टेक्निक्स है टू इम्प्रूव द लंग कैपेसिटी। इसको भी डॉक्टर आजकल बहुत सजेस्ट कर रहे हैं। एंड फोर्थ वन इज स्पायरोमीटर, कि अगर आप कोविड पेशेंट हो भी गए हैं, रिकवर फेस में है या ड्यूरिंग कोविड कंडीशन है, दैन लंग की कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए दिस स्पायरोमीटर टेस्ट हर कोई डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है। सो ये जितनी भी टेक्निक्स हैं आप यूज कर सकते हो टू इम्प्रूव द लंग कैपेसिटी और टू improve the oxygen level in your lungs along with pranayam। ना जो मैंने पहले बात की थी कि आपका डिफेंस सिस्टम जो मेरा था वो ये था, जब मेरा ऑक्सीजन लेवल 10th डे 92 चला गया था और टेम्परेचर 102 डिग्री सेल्सियस जा रहा था। सो उस टाइम स्केल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 10th डे था
डॉक्टर के सजेशन से सीटी स्कैन कराया, डी डायमर कराया, सीबीसी और सीआरपी कराया, कैलाश हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा। डॉक्टर ने सीटी स्कैन देख के डे 10 में ही बोल दिया था कि अपने डॉक्टर को बोलो कि स्टेरॉइड शुरू करे, यू हैव अ माइल्ड टू मॉडरेट अटैक ऑन योर लंग्स। डे 11 डॉक्टर को दिखाया, जो भी रिपोर्ट आई, तो सीटी स्कोर, माई सीटी स्कोर वाज 9, lung involvement 25 to 50%, in some case, in some part 25%, in some cases 25 to 50%, so sufficient amount of the lung was involved. Even then ये सिचुएशन थी, even then 10th और 11th डे ड्यू टू द प्राणायाम मेरी जो ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी थी वो अराउंड 40 सेकेंड थी। डे 11 डॉक्टर से बात की, एंड यस ऑब्वियसली सीआरपी वाज 18। सीआरपी ऑन डे 11 जो मैंने डे 10 टेस्ट कराया था उसकी जो रिपोर्ट आई थी वो 18 थी, सिग्निफिकेंटली हाई। ड्यू टू दिस वन मेरा फीवर कम नहीं हो रहा था कि लंग्स पे अटैक हो चुका था, सीआरपी 18 था, इस वजह से फीवर कम नहीं हो रहा था। इस रिपोर्ट को देख के नाउ डॉक्टर ने डिसाइड किया कि अब आपको रामबाण यूज करना ही पड़ेगा, और वो रामबाण है कोविड में अगर आपका फीवर कम नहीं हो रहा है, लंग इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, सो डॉक्टर्स जो कंसीडर कर रहे हैं रामबाण इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज स्टेरॉइड। सो डॉक्टर ने जो मुझे स्टेरॉइड दिया, माइल्ड टू मॉडरेट स्टेरॉइड दिया, मेड्रोल 8 mg 2 टाइम्स, साथ में ब्लड थिनर दिया, इकोस्प्रिन, एंड शुगर लेवल चेक करने के साथ ही अगर शुगर लेवल इंक्रीज होता है देन वॉलेक्स एम 0.3। मेरा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ नहीं, माइल्ड मेड्रोल है, 8 mg ट्वाइस है, सो शुगर लेवल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ नहीं, सो आई डिड नॉट नीड दिस शुगर वॉलेक्स। सो अलॉन्ग विद डिफरेंट मेडिसिन I was on this Medrol 8 mg twice and Ecosprin blood thinner. Now this Ramban did the magic in 2 days. 11th day evening I did the first dose. 12th day evening मेरा जो फीवर था वो कम होकर 99 फिर से आ गया था, एंड 13th डे मेरा कोई फीवर नहीं था, फीवर गॉन। 13 डे ऑक्सीजन लेवल 92 to 95, डे 14 नो का ऑक्सीजन लेवल 95 to 96, एंड नाउ अब मुझे 5 दिन से कोई फीवर नहीं है। बट कल डॉक्टर से मिला हूँ, स्टिल उसने कुछ दिन और कुछ मेडिसिन लेने को बोला है ड्यू टू दिस लंग इन्वॉल्वमेंट। अदरवाइज फॉर लास्ट 5 डेज मुझे कोई फीवर नहीं है, एंड इट इज़ ड्यू टू दिस रामबाण दवाई नोन एज स्टेरॉइड मेड्रोल 8 mg। मुझे माइल्ड की ज़रूरत थी बट ये इसने मुझ पर काम किया। बट ड्यूरिंग दीज डेज जब मेरा ऑक्सीजन लेवल 92 जा रहा था, और अगर वो 90 चला जाता तो पैनिक सिचुएशन अटैक क्रिएट हो जाती, ऑक्सीजन मिलनी नहीं थी, बेड मिलना नहीं था उन दिनों किसी भी हॉस्पिटल में। सो जो डिफेंस सिस्टम था, मैं फिर से कह रहा हूँ, प्राणायाम ने मेरी बहुत हेल्प की टू कीप माई ऑक्सीजन लेवल अबव 94। अगर वो 92 जाता भी था तो विद द हेल्प ऑफ द प्राणायाम विद इन फ्यू मिनट I could get back my oxygen level 94-95. So ये मेरी स्टोरी थी, एंड ड्यूरिंग दिस एनकाउंटर और लास्ट 15-20 डेज ऑब्वियसली सपोर्ट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स बहुत एसेंशियल है, बिना उनके आप शायद साइकोलॉजिकली इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। सो इन माय फैमिली, ऑल दो मदर को होम टाउन में कोरोना होकर रिकवर हुआ था, भाई की फैमिली को रिकवर हो चुका था, दीदी की फैमिली को, सो ऑल वर वेरी बहुत ज़्यादा परेशान थे मेरे लिए। सो माय मदर एंड ऑब्वियसली माय वाइफ, जिसके बिना लास्ट 15 डेज में जो किया है, इवन दो उसको सिम्टम थे, इलेक्शन ड्यूटी के बाद सही सिम्टम थे बट रिपोर्ट नेगेटिव थी, बट फिर भी ट्रीटमेंट पूरा हुआ, फुल वर्क किया, सपोर्ट, सो फैमिली सपोर्ट एंड रिलेटिव सपोर्ट। एंड माय सन, जो ऑल्दो अब वो बड़ा हो चुका है, ये बहुत पुरानी फ़ोटो है, बट स्टिल बच्चा चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, अगर वो फैमिली में पहली बार पेरेंट्स से अगर दूर सो रहा है, वाइफ अलग क्वारंटाइन थी, मैं अलग क्वारंटाइन था, तो बच्ची को अलग सोना था, तो जब वो पहली बार रात में अलग सोता है तो उसे प्रॉब्लम होती ही होती है।
और उसकी प्रॉब्लम देख के तब समझ में आया कि वो हज़ारों बच्चे, हज़ारों हज़ार बच्चे जिनके माँ बाप को इस कोरोना ने छीन लिया है, उनकी सिचुएशन क्या होगी। केवल मेरा बच्चा अकेला सो रहा था तब मुझे इतना दुख होता था, तो जो बच्चों के मम्मी पापा नहीं रहे हैं ड्यूरिंग दिस कोरोना, उनके पे क्या बीत रही होगी, उनका जीवन कितना मुश्किल होने वाला है। सो बिसाइड फैमिली, ऑब्वियसली फ्रेंड्स, फॉर लास्ट 15-20 days माई कोलीग डॉक्टर अवस्थी दिन में एन नंबर ऑफ टाइम्स मेरा हालचाल पूछते थे। बहुत केयरिंग पर्सन डॉक्टर मलिक, जो कंटिन्यूस टच में थे अपने रिलेटिव ब्रदर इन लॉ डॉक्टर के जो यूएस में है, रिलेटेड टू माय सिचुएशन, और फीडबैक दे रहे थे। डॉक्टर अंशु एंड डॉक्टर अमित, जो खुद कुछ दिन पहले कोविड से रिकवर हुए थे, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत काम आया। संदीप, डॉक्टर संदीप, बिसाइड दिस सजय वीर सर एंड अदर फ्यू अदर फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स अनुराज, कनक, उन सब का सपोर्ट बहुत काम किया इसमें कोरोना में, सो दैट आई कुड रिकवर easily from this COVID situation. I am again saying, डे 1 जिस दिन आपको सिम्टम आ रहा है उसको सही से काउंट कीजिए। वो आपका डिसाइड कर रहा है कि आपका ट्रीटमेंट कितना लंबा चलना है। अगर आपने डे 1 सही काउंट किया है और आप डे 5 तक ठीक हैं, डे 5 से डे 10 अगर आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर फीवर बढ़ गया तो डॉक्टर की सलाह पे सीटी स्कैन और ये सब करना है। अगर ज़्यादा है तो स्टेरॉइड लेने ही लेने हैं। बट ड्यूरिंग दिस फेज डू कीप प्राणायाम, चाहे आपको कोविड है, कोविड से नहीं है, या कोविड से रिकवर हो गए हो, आप प्राणायाम कीजिए ही कीजिए। मैजिक पिल है टू मेक योर लंग स्ट्रॉन्ग। अगर कोविड के पेशेंट हैं तो बहुत हेल्पफुल है, कोविड से रिकवर कर रहे हैं तब भी बहुत हेल्पफुल है लंग्स और बाकी दूसरे बॉडी पार्ट्स के इफेक्टिव वर्क के लिए। सो इन माय ओपिनियन हर किसी को प्राणायाम करना ही चाहिए, चाहे वो कोविड पेशेंट है या नहीं है। और कोविड ड्यूरिंग कोविड प्राणायाम बहुत अच्छा डिफेंस है टू ब्रेक the decline trend of oxygen level and even to increase the oxygen level and to increase the breath holding capacity. So this was my story. Thanks for this watching. अगर कोई एक या दो को भी फर्क पड़ता है और वो स्टार्ट करता है प्राणायाम और उसको हेल्प मिलती है टू मेंटेन हिज